उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। भीगने की वजह से ठंड भी लग रही थी। जब मैं डॉक्टर के पास से होकर वापस आई, डॉक्टर ने मुझे ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर मैं सदमे में थी। डॉक्टर ने बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अपनी रिपोर्ट हाथ में लिए बुझे हुए कदमों से मैं घर में दाखिल हुई तो मौसी ने मेरी ऐसी तबीयत देखकर मुझे जल्दी से चाय बनाकर दी कि शायद मुझे ठंड लग रही हो, मगर मैंने चाय को हाथ तक नहीं लगाया और मौसी के कंधे पर सर रखकर रोती रही। वो घबरा गई थी और बार बार मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ पीहू, सब ठीक तो है ना? मगर जैसे जैसे वह पूछ रही थी वैसे ही मेरे रोने में और तेजी होती जा रही थी। फिर रो रो कर जब मैं थक गई तो मौसी ने मुझे सोफे पर लिटा दिया और सोने को कहा। रोने के बाद इस कदर शरीर में थकावट हो चुकी थी कि मैं लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी, यहाँ तक कि मैं सो गई। रात को आँख खुली तो मौसी ने बताया, आज मौसा जी घर वापस नहीं आएंगे, उनकी नाइट ड्यूटी है। सो खाना खाकर मैं फिर से लेट गई। जब वो मेरे लिए गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध लाई और ज़बरदस्ती मुझे पिला दिया। दूध पीकर मैं फिर से लेटने लगी तो वो बोली, पीहू क्या परेशानी है मेरी बेटी, मुझे बताओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जो भी बात है खुलकर करो बेटा। मैं कुछ देर सोचती रही। पहले सोचा कि बता दूँ, क्योंकि यह बात छुपने वाली नहीं थी। अपने हाथों की अंगुलियों को चटकाते हुए मैंने मौसी को बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर वह जहाँ की तहाँ रह गई और मेरा पूरा चेहरा फिर से आंसुओं से भीग चुका था। पीहू क्या कह रही है तू? कब हुआ ये सब? तू किसी को पसंद करती है क्या? अब मौसी के शब्द बहुत सोच सोच कर निकल रहे थे और मैं नहीं में सर हिलाती जा रही थी। फिर बता, कैसे हुआ ये सब? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बोल, वरना मेरी सांसें रुक जाएंगी। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस दिन जब मैं अपनी दोस्त नीलम को उसके घर छोड़ने गई थी तो वापसी पर रात हो गई। मौसी ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और मुझे बात जारी रखने को बोला। मैं गली से अकेली वापस आ रही थी जब एक आदमी ने अंधेरे में मेरा मुंह बंद किया और मुझे एक खाली फ्लैट में ले जाकर मेरे साथ गलत काम कर दिया। कल मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया मैं माँ बनने वाली हूँ। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और मौसी गुमसुम सी मेरी बात सुन रही थी। जब मैं बात खत्म की तो उनकी आंखों से भी बेहिसाब आंसू बह निकले। पूरी रात हम दोनों जागती रही। मौसी बार बार मेरा माथा चूम रही थी और मुझे हिम्मत देती। मैं भी किसी बेजान चीज की तरह दीवार से टेक लगाए बैठी थी। मैंने जितना बताया मौसी ने सुन लिया। उसके अलावा एक लफ्ज़ तक मुझसे न ही पूछा और न ही कोई बहस की। अगर उनकी जगह मेरी अपनी माँ भी होती तो वो भी कहीं न कहीं मुझे मुजरिम ठहरा देती कि शायद तुम्हारा किसी के साथ चक्कर होगा। मगर मौसी ने एक लफ्ज़ तक मेरे खिलाफ नहीं बोला था। वो तो बस अपने दोनों हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रही थी और बार बार खुद को कोसने लगी कि बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे खबर भी नहीं। कैसी जालिम औरत हूँ मैं कि उसका दुख ही न जान पाई। इससे पहले इसमें गलती उसकी नहीं थी, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ यह सब हुआ था उस दिन मेरे कजिन यानी मौसी के बेटे का रिसेप्शन था और रिसेप्शन के बाद मैं नीलम को उसके घर छोड़ने गई थी, क्योंकि वह अकेले जाते हुए बहुत डरती थी। मुकेश उसका भाई भी शहर में नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बहादुर और झांसी की रानी समझती थी। मुझे कभी डर नहीं लगा। यहाँ तक कि मौसी ने भी मुझे कभी रात हो जाने के डर से सहेली के घर जाने से नहीं रोका। मुझ में भी आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। मैं नीलम को छोड़कर वापस आई तो सारे डर और हादसे ने मिलकर मुझे बेबस कर दिया और मैं ऐसी टूटी कि अब तक नहीं संभल पाई। सुबह होने तक मैं उसी जगह पड़ी रही। फिर उठकर हिम्मत करके पास लगे नलके से मुंह धोया और घर को चली आई। हमारे घर का पीछे वाला दरवाज़ा हर वक्त खुला था, उसे कोई कुंडी नहीं लगाता था, तो मैं वहां से दाखिल हुई। क्योंकि शादी वाला घर था और मेहमान बहुत ज़्यादा थे, इसलिए किसी को भी मेरा ख्याल नहीं आया।
सीधा छत पर बने स्टोर रूम में चली गई और अपना होलिया ठीक किया। यही मेरी हिम्मत की दाद थी। इतना सब हो जाने के बावजूद मैं पूरे फंक्शन में खड़ी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में लगी हुई थी। अब जो हो चुका था मैं वापस नहीं ला सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि ये या तो मैं बर्दाश्त कर लूँ या फिर बात बताकर तमाशा बनवा लूँ। हमारे मोहल्ले में पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक लड़की के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की और सब लोगों को पता चल गया, क्योंकि वो लड़की मेरी तरह दिलेर नहीं थी और उसके रोने ने सबको खबर कर दी, जिसका नतीजा यह निकला कि पूरे मोहल्ले ने उस लड़की के घर वालों पर थू थू की और उसके बाद लड़की की शादी नहीं हुई, ना ही उसकी बहन का रिश्ता कहीं हुआ। फिर मजबूर होकर एक रात वो सब ये इलाका छोड़कर भाग गए। यही बात दिमाग में आते ही मैंने खुद को संभाल लिया। अगले दिन मेहमान चले गए, लेकिन मौसी को मैंने कुछ नहीं बताया। फिलहाल मैं उनकी खुशियों को दुखों में नहीं बदल सकती थी। अभी नई नवेली बहू लेकर आई थी वो, तो कैसे मैं उनके रंग में भंग डाल देती। सो मैं चुपचाप इस बात को कड़वे घूंट की तरह पी गई। अब मैं बहुत चुप रहती थी। मौसी को भी शायद इसलिए महसूस नहीं हुआ था क्योंकि अब वह रोशनी भी आ गई थी, तो मौसी उससे बातें करती रहती। मेरे लिए भी अच्छा था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे साथ हमदर्दी करे या मुझे शक की निगाह बनाकर मेरे खिलाफ कोई बात करे। शायद सारी उम्र ऐसे ही चुपचाप निकल जाती अगर मेरी तबीयत गिरी गिरी न रहने लगती। मैं तो डॉक्टर के पास कभी न जाती, लेकिन मौसी ने ज़बरदस्ती मुझे भेजा कि जाओ, जाकर चेक करवाओ, कहीं अंदर ही अंदर बुखार न हो। मैंने उन्हें लाख मना किया, मगर वो खुद उठकर मेरे साथ चलने को तैयार थी, जिस पर ना चाहते हुए भी मुझे हामी भरनी पड़ी। अच्छा ठीक है, एक बार मौसा और भाई को जाने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। मेरा यही ख्याल था कि अगर कोई बात खुली तो भाई या मौसा घर पर न हो। और शाम तक वो गोवा के लिए निकल गए। उनके घर से निकलते ही मैं भी डॉक्टर के पास चली गई, लेकिन डॉक्टर ने जो दिल दहला देने वाली खबर सुनाई, उसे सुनकर मुझे यही लगा कि अब मैं कभी मौसी के सामने सर नहीं उठा सकूंगी, क्योंकि वो मेरी माँ नहीं है। अगर माँ होती तो शायद मेरी हालत को समझती, मुझे बुरा भला कहती, लेकिन मैं गलत थी। उन्होंने तो उफ तक ना कहा था। उस वक्त मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि पूरी ज़िंदगी इस औरत की गोद में गुजार दी और आज तक मैं इन्हें समझ न पाई। बचपन में मेरे घर वालों ने भी मुझे रखने से इनकार कर दिया, तो यही वो औरत थी जो आगे बढ़ी और मुझे अपनी गोद में भर लिया। हमारे ख़ानदान में कोई गरीब घराने से नहीं था, बल्कि सब लोग पढ़े लिखे और अच्छे ओहदे पर थे। मेरे पापा डॉक्टर थे। वो पढ़े लिखे तो बहुत, पर अपनी सोच को कभी न बदल सके। हम लोग 4 बहनें थीं, मगर पापा को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती या किस्मत का खेल, भगवान ने उन्हें बेटा नहीं दिया। इस बात का गुस्सा वो मेरी माँ पर भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन दोनों की पसंद की शादी थी। मेरी माँ और पापा दोनों मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वहीं से वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध गए। पापा ने बहुत पढ़ा, लेकिन उनकी मूर्खता उन्हें ले डूबी। वह इस कदर पुरानी सोच के थे कि उन्होंने माँ को प्रैक्टिस नहीं करने दी। यहाँ तक कि माँ ने हाउस जॉब भी नहीं की और पापा के साथ शादी करके उनके घर आ गई। फिर जब पहली बेटी पैदा हुई तो उस पर सभी ने खुशी का इजहार किया, और बनता भी था। वैसे भी सारी खुशियाँ सिर्फ बड़े बच्चों के ही नसीब में होती है। हम छोटों को तो कचरे के तरफ फेंक दिया जाता है। पहली के बाद दूसरी बेटी हुई तब कम खुशी हुई। मेरी माँ भी पापा के रंग में इस कदर ढल चुकी थी कि अगर वो दिन कहते तो माँ भी रात को दिन बोलती। अगर पापा खुश होते तो वो खुश होती। अगर पापा के सर में दर्द होता तो माँ को बुखार हो जाता। दोनों की आपसी मोहब्बत मिसाल थी, मगर औलाद के तरफ से मार खा गए। इसी तरह दूसरी तीसरी बेटी हुई, पर अब तक बेटी की चाहत पूरी न हुई। पापा खुद को कोसते थे कि डॉक्टर होने के बावजूद भी अपनी बीवी को कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जो लड़का पैदा करे। आखिरी
कोशिश के नतीजे में मेरी पैदाइश हुई। पापा ने तो मुझे देखा भी नहीं था और मौसी से कहा कि अगर तुम यह लड़की लेना चाहती हो तो मैं खुशी से देने को तैयार हूँ। मौसी को क्या चाहिए था? उनका सिर्फ एक ही बेटा था जो उस वक्त 6 साल का था और एक्सीडेंट के बाद वह माँ नहीं बन सकती थी। उन्हें बेटी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। अगर वो ख्वाहिश मेरे ज़रिए पूरी हो सकती थी तो वो क्यों मना करती। उन्होंने खुशी से मुझे अपनी बेटी मान लिया और मैं उन्हें माँ समझकर भी मौसी बुलाती रही। बचपन से ही मेरे होश संभालते ही उन्होंने यह बात मुझे बता दी थी कि मेरे असल माँ बाप कौन है। तभी से मैंने उन्हें मौसी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक रोज़ मैं अपने माँ बाप के पास वापस चली जाऊंगी। लेकिन मैं गलत थी। मौसी ने मुझे हमेशा प्यार दिया, माँ से बढ़कर मुझे संभाला, लेकिन मेरे अंदर की उम्मीद हमेशा बाकी रही। लेकिन ये उम्मीद उस रोज़ मर गई जब मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट सबसे पहले जाकर अपनी असली माँ को दिखाई। मैं उनसे बात कर लेती थी, लेकिन वो बात एक माँ बेटी जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें झिझक थी। मैं अपना दुख अपनी माँ को सबसे पहले बताना चाहती थी, सीधा उनकी तरफ चली गई। वहाँ गई तो मम्मी पापा दोनों तैयार थे कहीं जाने के लिए। मेरी बहनें मुझे अपनी बहन ही समझती थी, लेकिन मेरे माँ बाप मुझसे कोई रिश्ता रखना गुनाह के बराबर समझते थे। माँ मुझे कुछ बताना था। उस वक्त मैं रो रही थी जब पापा उफ करके कमरे से चले गए। माँ को भी जल्दी थी जाने की, पापा को गर्दन मुड़कर देखते हुए वो बोली, क्या हुआ पीहू, ऐसे अचानक तुम्हारी मौसी नहीं आई? मैंने ना में सर हिला दिया और फिर बोली, माँ वो ये रिपोर्ट। लेकिन उसी वक्त बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा और माँ फिर मिलते हैं कहकर मेरे गाल पर अपने ठंडे हाथ फेरकर मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरी बड़ी बहन, दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। तीसरे नंबर वाली आई और मुझसे गले मिली, फिर पूछा क्या हुआ, परेशान क्यों हो? लेकिन जिसकी माँ हमदर्द नहीं हो सकती, बहनें क्या खाक होंगी? यही सोचकर मैं वहाँ से चली आई और मौसी को सब कुछ बता दिया। उस रात के बाद वो औरत मेरे लिए मौसी नहीं रही, बल्कि माँ बन गई। मेरी असल माँ तो मुझे देखते ही माथा चढ़ा लेती थी, और मेरी मौसी, जिनको हमेशा मैंने पराया समझा था, एक रात में ही वो मेरी अपनों की जगह मेरी सब कुछ हो गई थी। उन्होंने मुझे हर पल संभाला, हर बार गिरते हुए मुझे हाथ थमाया, मगर यह नहीं पूछा कि तुम गलत रास्ते पर गई ही क्यों थी। मुझे उस रात मौसी के वो सारे वाक्य याद आए जहाँ जहाँ मैंने उनसे दिल दुखाया था, मगर उन्होंने हमेशा मेरे बुरे रवैये को नज़रअंदाज किया। मुझे लगता था पापा ने मौसी को बेटी पाने की ख्वाहिश देखकर मुझे दिया है, लेकिन मैं गलत थी। उनके दिल में तो मेरे लिए कोई प्यार ही नहीं था। अगली सुबह मौसा आए तो उन्हें खाना खिलाकर मौसी ने मुझे चादर लेने को बोला। मैंने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं? उनका जवाब था हॉस्पिटल, मगर मैंने इनकार कर दिया। किसी ने गुनाह का निशाना मुझे बनाया था, मगर मैं खुद अपने आप को गुनाहगार नहीं कर सकती थी। मैंने उन्हें इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर वो एकदम से बेबस हो गई और मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरे इनकार का इनकार ही रहा। उसी वक्त उन्हें कुछ याद आया और वो जल्दी से फ़ोन की तरफ भागी। हेलो सुनीता, मैं बोल रही हूँ। निशा, हाँ तुमने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था पीहू का? हाँ निशा, तुमने कहीं और तो नहीं कर दिया वह रिश्ता? अच्छा, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगी। यह एक तरफा फ़ोन पर होने वाली बातों से मैं बखूबी अंदाज़ा लगा सकती थी कि क्या बात की जा रही है। सुनीता आंटी ने मुझे शादी पर देखा था। वो मौसी की बहुत अच्छी दोस्त थी और शादी के 2 दिन बाद ही मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई थी। बेटा अमेरिका में रहता था, इसलिए मौसी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और टाल दिया। वैसे भी अभी वो मेरी शादी करने के हक़ में नहीं थी, लेकिन इस वक्त उस रिश्ते का याद आना मैं बखूबी समझ गई थी। माँ, मुझे शादी अभी नहीं करनी, प्लीज़। सबसे पहले वो मेरे माँ बोलने पर मेरी तरफ देखने लगी, फिर मुस्कुराकर प्यार से मेरे माथे पर पसीना देखकर समझाने लगी। पीहू, मैं जानती हूँ सुनीता, पर मुझे यकीन है वह मेरा मान रख लेगी। और बेटा, अगर तुम अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती हो तो हम कैसे इन सब हालात से निपट सकेंगे? इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मगर मेरी रट वही थी, मुझे शादी नहीं करनी। फिर आधे घंटे की बहस के बाद
वो तंग आ गई और गुस्से से बोली कि शादी तुम्हें करनी होगी। मैं अपनी बेटी के लिए गलत शब्दों में ताने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और इल्ज़ाम भी, वो जिनमें तुम शामिल ही नहीं थी। उस वक्त मुझे खुद पर तरस आ रहा था। कैसी अजीब औरत को मेरी माँ चुना गया है। उनके डांटने पर मैं चुप हो गई और हामी भर ली। शाम को वह सुनीता आंटी के घर गई तो 2 घंटे बाद लौटी। वापस ही पर उनका चेहरा एक अजीब सी मुस्कुराहट से चमक रहा था। इस तरह की मुस्कुराहट मैंने कल शाम के बाद आज उनके चेहरे पर देखी थी। मैं चुपचाप कमरे में ही बैठी रही जब वह खुद आकर मुझे बताने लगी। मैंने सुनीता से बात की है, उसे सब कुछ बता दिया है, और वह यह भी कि जो तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। कल ही उसे इस बात का शक हुआ था, क्योंकि वह पेशे से एक दाई है और जानती हो उसे कोई ऐतराज़ नहीं। उसने वादा किया है कि कभी इस राज को भनक किसी को भी नहीं लगने देगी और बेटियों के मान के साथ तुम्हें रखेगी। यह बात उसके बेटे को नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वो तो हफ्ते बाद अमेरिका वापस चला जाएगा। तुम यहीं पर रहोगी। इस तरह से इस बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा। मौसी की बातें सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता जा रहा था। भला वो अनजान औरत मुझ पर रहम करने को तैयार है। यही बात मैंने मौसी से पूछी तो वह सुनीता आंटी को दुआ देते हुए कहने लगी, बेटा होते हैं ऐसे दोस्त जो दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वो भी उन लोगों में से एक है। देखना, वो तुम्हें कोई दुख नहीं होने देगी। बस तुम मेरी बच्ची अपना ख्याल रखना। कभी यह बात भूलकर भी किसी को न बताना। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल घूमने लगा तो मैंने पूछा, मौसी ऐसे तो बच्चा जल्दी पैदा होगा तो दुनिया को क्या जवाब देंगे। मेरी बात का मतलब वो समझ गई और बोली, कह देंगे प्रीमेच्योर बेबी है। उस जवाब से कुछ तसल्ली हुई तो मेरे अंदर भी कुछ सुकून सा महसूस हुआ। यह हालात तो पार कर लिया था। इसके बाद अगला कदम सबको शादी के लिए राजी करना और इजाज़त लेने का था। सबसे पहले तो जब मौसा को यह बात पता चली तो उन्होंने ऐतराज़ किया कि अभी तो रमेश की शादी की है और हफ्ते के अंदर ही पीहू की शादी भी। 2 शादी करना चाहती हो, भला क्या कहेंगे खानदान वाले। मगर मौसी को खानदान की परवाह नहीं थी, उन्हें बस मेरी बदनामी की परवाह थी और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मौसा की इजाज़त थी। न चाहते हुए भी उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। और यह सब बताने के बाद शादी से पहले जितने दिन भी यहाँ रही मौसा से मुंह छुपाना पड़ता। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। मौसी की कड़वी हकीकत पर उन्हें फिर चुप ही रहना पड़ा। मौसी ने मेरे माँ पापा को बस बता दिया कि वो मेरी शादी कर रही हैं। पूछने से फ़ायदा ही क्या। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने भी मना कर दिया तो फिर सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी। मगर उन्हें तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने भी बहुत अच्छा कहकर बात ख़त्म कर दी। मौसी ने ही मेरी शादी की पूरी शॉपिंग की और सारा दहेज तैयार किया, जिसमें से बहुत सारा तो वो मेरे बचपन से ही जोड़ती आ रही थी। मैं बस गुमसुम सी सारे हंगामे को देख रही थी। मेरे दिल में न कोई खुशी थी न ही कोई ख्वाब, बल्कि मैं खुद को इस कदर मैला समझ रही थी। और फिर खानदान वालों ने यह सवाल उठाया कि अगर पीहू की भी शादी करनी थी तो हफ्ता पहले रमेश के साथ ही निपटा देती। अब तो हमें छुट्टियां नहीं मिलनी, पहले ही स्कूलों से हफ्ते भर की छुट्टी कर चुके हैं। फिर जिस पर मौसी ने यही कहा कि कोई बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगले साल जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो मैं उन्हें एक शानदार दावत दे दूंगी। सब लोग ही बुदबुदाकर चुप हो गए कि पैसा दिखाती है, यह है वो है। मगर मौसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शादी से पहले मैं बात बात पर रोने लगती। वो मुझे गले से लगाकर कई कई घंटे दिलासा देती। मैं भी उस हफ्ते में उनसे तमाम लाड उठवा रही थी। जिस दिन रिश्ता तय हुआ तभी उन्होंने मुझे डपट कर कहा, पीहू ये हफ्ता तुम अपना हर दुख भूल जाओ और इसे मनाओ, इंजॉय करो। हम माँ बेटी खुशी खुशी एक दूसरे से जुदा होंगे। इन दुखों के बोझ के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। मैंने बेशक यह बात मान ली, मगर अंदर ही अंदर यह दुख हर वक्त मुझे परेशान कर रहा था। मौसी बगैर कोई सहारा
सलाह दिए मेरा माथा चूमकर वापस चली गई। शादी के दिन मेरी सास ने कहा कि तुम्हें सबके सामने पर्दा करना होगा। उनकी ये बात सुनकर सब लोग मान गए, क्योंकि वहाँ सब घर वाले ही थे। मैं शादी हॉल से ससुराल तक घूंघट में ही आई। शेखर भी बहुत अच्छे थे। वैसे भी एक रात में उन्हें कितना जान सकती थी। उन्होंने तो मुझे घूंघट के बारे में कुछ नहीं बोला और यही कहा कि मैं जल्द तुम्हें अमेरिका बुला लूँगा। फिलहाल तुम्हारा वीज़ा और बाकी कागजात बनने में कुछ वक्त लगेगा। मेरे लिए ये खबर दुख की नहीं बल्कि खुशी की थी कि इस तरह से अपने साथ बंधे झूठ को संभालने में कामयाब हो जाऊंगी। मौसी ने मुझे इतना समझाया था कि मैं अपने सारे डर पीछे छोड़कर शेखर की दुल्हन बनी बैठी थी। सबसे बड़ा सहारा मुझे सास का था और मेरे लिए यह बात बहुत बड़ी थी। अगले दिन रिसेप्शन से पहले सास मेरे पास आई और बोली, पीहू, जो कुछ भी है वह तुम्हारे और मेरे बीच है बेटा। भूल कर भी किसी के सामने जिक्र न करना, बाकी सब मैं देख लूँगी। और एक बात, तुम अपने ससुर से भी पर्दा करोगी। मैं कोई सक्की औरत नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। सबसे पर्दा करना, बाकी तुम्हारी जो फरमाइश ख्वाहिशें हो वो तुम मुझे बता सकती हो। मैं अपनी बेटी को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। सास की पर्दे वाली बात मुझे अजीब लगी, मगर मैं चुप रही। अब शायद बहुत सी बातों पर चुप ही रहना था। रिसेप्शन पर भी मैंने सास की हिदायत के मुताबिक घूंघट ओढ़ा और रिसेप्शन के एक हफ्ते बाद ही शेखर भी अमेरिका चले गए। उनका रवैया मेरे साथ ठीक था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। मुझे बहुत बार वह अमेरिका के बारे में बता चुके थे। वहाँ माहौल ऐसा है, वैसा है, यहाँ मुझे घुटन होती है, यहाँ के लोग हुक्म करना चाहते हैं और बहुत कुछ। मैंने बहुत बार उनका दिल यहाँ के बारे में साफ करने की कोशिश की, मगर हर बार ही वो गुस्सा हो जाते। तो धीरे धीरे मैंने ही इस बात के बारे में बात करना बंद कर दिया। अमेरिका जाकर भी मैं ही उन्हें फ़ोन करती, वो मुझे फ़ोन नहीं करते थे। अगर कभी फ़ोन न करने की शिकायत करती तो कहते बिजी था, बहुत काम है, और वैसे भी तुम तो गंवार ही रहोगी। जिसे बंदा फ़ोन न करे तो फॉर द माइंड हो जाती है। मेरा यह शिकायत भी दम तोड़ गई। मैं अब पूरा दिन कमरे में ही रहती। घर में काम वाली थी, खाना सास खुद बनाती थी। मुझे रोज़ सुबह ताज़े फल और जूस पिलाती थी। मुझे किसी काम को भी हाथ ना लगाने देती। मैं तंग आ चुकी थी। इतनी बोरियत कभी महसूस नहीं हुई। ससुर भी अक्सर पूरा पूरा दिन बाहर ही होते थे। एक रोज़ सास समेत घर में कोई भी मौजूद नहीं था और मेरा दिल चाट खाने का कर रहा था। बाहर का दरवाज़ा लॉक करके मैं किचन में आई और मज़े से चाट बनाने लगी। बहुत दिनों बाद आज़ादी महसूस हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था, वरना हर वक्त दुपट्टा सर पर ही रखती। चाट बनाकर जैसे ही पलटी, किचन के दरवाजे पर ससुर अभी अभी ही आए थे और अपना काम अधूरा छोड़कर मुझे हैरानी से देखने लगे। वो शायद पानी मांग रहे थे। मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और उन्हें पानी का गिलास थमाया, मगर वह गुमसुम खड़े बस मुझे ही देखते जा रहे थे। उनके चेहरे पर एक सिकन थी जो मैं समझ न सकी। मेरी जल्दी से घूंघट ओढ़ने पर वो बोले, रहने दो, अब क्या फ़ायदा। तुम्हारी सास मुझसे जो छिपाना चाह रही थी मैंने वो देख ही लिया है। सास ठीक ही कह रही थी जो मुझे पर्दा का बोला था, क्योंकि मेरी वजह से ससुर की जान ही चली गई। हाँ, उन्हें सदमा पहुंचा था, बहुत गहरा सदमा। सास जब वापस आई तो ससुर चारपाई पर लेटे सीना मसल रहे थे। उन्होंने फटाफट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर अंदर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। जब मैंने सास को सब कुछ बता दिया कि ससुर ने मेरी शक्ल देख ली है, वो बेचारी मुझे क्या कहती, बस मेरे सर पर हाथ फेर कर फिर से दुआ देने लगी। मुझे कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि मरीज की हालत बहुत नाजुक है। शायद यह उनके आखिरी पल है। जिसे मिलना है मिल सकता है। आपके मरीज को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। सास जल्दी से कमरे में गई और 5 मिनट बाद मुझे अपने साथ उस कमरे में ले गई। ससुर जैसे मेरे ही इंतजार में बैठे थे। सास को देखकर बोले, सुनीता, मैं कोई बोझ अपने सीने पर लेकर नहीं जाना चाहता। अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं बहू को बता दूं? सास ने रोते हुए इस बात में सर हिला दिया। ससुर फिर मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, बेटी, हमें माफ़ कर देना।
हमने अच्छे माँ बाप का फ़र्ज नहीं निभाया। मैं हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी। भला इस सब से मेरा क्या लेना देना? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिरकार मैंने पूछ ही लिया। बेटा, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ वो जुल्म किसने किया था? इस बात पर मैंने चौंक कर सास को देखा तो वो सर झुका गई। नहीं। मेरे नहीं बोलने पर वो बोल उठे, तुम्हारे साथ वो मेरे बेटे ने किया था, शेखर ने, जो अब तुम्हारा पति है। सिर आसमान पर टूटना क्या होता है मुझे उस वक्त मालूम हुआ था। कयामत कैसे आती है यह भी उसी वक्त मुझे पता चला। मैं शौक में डूबी ससुर को देखती रह गई थी। जब आखिरी हिचकियाँ लेकर अपनी सभी बोझ से आज़ाद होकर उनके अंतिम संस्कार के बाद जब कुछ हालात ठीक हुए तो सास खुद ही मेरे कमरे में चली आई। जो बात मैं उनसे पूछना चाहती थी उन्हें भी बताने की उतनी ही बेताबी थी। पीहू, किसी देरी के वो बोलने लगी, उस दिन जो बात तुम्हारे ससुर अधूरी छोड़ गए थे आज वो पूरी करने आई हूँ। मेरा बेटा बचपन से ही इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा है, जिससे उसकी जुबान के साथ साथ सोच भी अंग्रेज़ों वाली हो गई है। उसे हिंदुस्तान हमेशा से ही खटकता था, तभी उसने अमेरिका में शादी कर रखी है। जब वो यहाँ वापस आया तो मैं नहीं जानती तुम मुझसे कहाँ मिली। उस दिन वो नशे में चूर घर से निकला था और फिर तुम्हारे साथ गलत करने के बाद वह इसी नशे की हालत में वापस घर आया। हम दोनों ही उसके लिए जाग रहे थे, मगर घर आते ही वह बेहोश हो गया। नशे की हालत में वो तुम्हारी बातें कर रहा था। उसी वक्त उसे होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाया, जिसकी कोशिश से वह होश में आ गया। तो मैंने उससे सफाई मांगी और जवाब में उसने बताया कि वो लड़की कहाँ पड़ी है। हम दोनों रात के अंधेरे में तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सहेली के घर ही मेरा बेटा दाग लगाएगा। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा करती तो मैं कभी अपनी दोस्त के सामने सर नहीं उठा सकती थी। लेकिन तुम मेरी दोस्त की बेटी हो, यह बात मेरे पति नहीं जानते थे। तभी एक नॉर्मल अंदाज में मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा और बेटे को भी नहीं बताया कि तुम वही लड़की हो। उसे कौन सा याद था? तभी मैं तुम्हें ससुर से पर्दा करने को बोलती थी। अब यहाँ रहना न या ना रहना तुम्हारा फैसला है, लेकिन यह बात दिमाग में रखना कि मेरा बेटा कभी सही रास्ते पर नहीं आएगा। यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी शुरू करो, बजाय उसका इंतज़ार करने के। मैं बस खामोशी से सास की बातें सुन रही थी और फिर जाकर मौसी को सब बताने के बजाय मैंने चुपचाप वहाँ रहना ठीक समझा। मैं अगर ऐसा न करती तो समाज मुझे न अपनाता। अब मेरा पति वापस आए या न आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा एक बहुत प्यारा बेटा है जिसकी परवरिश मैं ऐसे करूँगी कि वो औरतों की इज्जत करे। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।